मैं आपको एक बात और बताऊं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी फरवरी के महीने में जाते हैं पाकिस्तान, जहां वो ये कोशिश करते हैं कि इस मसले को शांतिपूर्ण समझाया जाए। भारत भी कहां पीछे हटने वाला था। भारत को आज का इतिहास, आज का दिन अपने इतिहास में दर्ज कराना था। उस दौर में जब युद्ध चल रहा था तो वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं भारत के उस पूरे प्रधानमंत्री की उस लिस्ट में, जो वो 3 दिन वो कारगिल में युद्ध के दौरान वहीं डटे रहे और सेना का जो है वो मनोबल बढ़ाते रहे। दोस्तों नमस्कार। आज लगभग 25 साल हो गए कारगिल की उस लड़ाई को। अगर आपको याद हो तो मैं उस अतीत में लेके चलना चाहूँगा जब 1999 में दुश्मनों ने इस भारत पर कब्जा करने की एक नायाज प्रयास किया। उस प्रयास को हमने जैसे तैसे विफल तो कर दिया, लेकिन आपको बताएं कि वो गाथा इतिहास में लिखी जानी थी कि 1999 और आज ही का वो दिन था जब सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई। लगभग 570 जवानों ने अपनी शहादत दी, 15 से ज़्यादा शहीद घायल हुए और उसके बाद भी हमने ये बताया कि हमारा शौर्य क्या है। वो दिन को याद कीजिए। मैं आपको एक बात और बताऊं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी फरवरी के महीने में जाते हैं पाकिस्तान, जहां वो ये कोशिश करते हैं कि इस मसले को शांतिपूर्ण समझाया जाए, सुलझाया जाए, लेकिन उनका ये प्रयास विफल होता है। अचानक दूसरी तरफ पाकिस्तान वो हमला करना शुरू कर देता है भारत पर। भारत की ऊंची चोटियों पर वो अपने सैन्य सेना को भेजना शुरू कर देता है। इसके बाद भारत भी कहां पीछे हटने वाला था। भारत को आज का इतिहास, आज का दिन अपने इतिहास में दर्ज कराना था कि वो गाथा आज लिखी जाएगी। मैं कई ऐसे शहीदों के नाम लूँ, कैप्टन यादव से लेकर के कैप्टन बत्रा तक। उन्होंने शहादत दी। शहादत देने के पीछे का मकसद था वतन की रखवाली। मैं आपको बताऊं कि आज कई अखबार, कई डिजिटल पेज जो है वो भरे पड़े हैं। दैनिक जागरण ने देखिए इस खबर को लगाया कि कारगिल दिवस पर कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता की मांग, बच्चों की को पढ़ाई जाए वीर गाथा। कैप्टन बत्रा के पिता को यह कहना पड़ रहा है कि वीर गाथा को पढ़ाया जाए और पढ़ाया भी जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि इस देश में शहादत देता कौन है और शहादत करने वाले आते कौन हैं। यहाँ किसी बड़े घराने के वो बच्चे नहीं होते, यहाँ निकला हुआ भारत का गांव आता है। गांव से वो बच्चे आते हैं और अपनी शहादत देते हैं। मैं दूसरी वेबसाइटों पर ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि आज सुर्खियाँ क्या रहीं, हेडलाइन क्या रही और खबरें क्या रहीं। इसके बाद जब हमने आज तक, एक निजी चैनल है जिसकी वेबसाइट को हम खंगाला और हमने आपको दिखाया कि आज वहाँ पर भी जो है वो मामला यही था कि आज तक ने कारगिल पर क्या लिखा है। सभी ने शहादत को अलग अलग तरीके से नवाजा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि शहीद जवान को श्रद्धांजलि, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का शिलान्यास, कारगिल में ये रहेगा पीएम मोदी। इस तरह के तमाम लोगों ने उस घटना की जो सबसे बड़ी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए। हालांकि शब्द कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मायने वो है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस दौर में जब युद्ध चल रहा था तो वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं भारत के उस पूरे प्रधानमंत्री की उस लिस्ट में, जो वो 3 दिन वो कारगिल में युद्ध के दौरान वहीं डटे रहे और सेना का जो है वो मनोबल बढ़ाते रहे। देश में ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम आए जो युद्ध के दौरान उस जगह पर हों, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर थे। मैं आपको बताऊँ कि लगभग 570 जवानों ने अपनी शहादत को अंजाम दिया। उसके बाद एक बात और आपको इस मामले में बताना चाहता हूं। शायद आपको ये बात पता ना हो कि अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि अब शहीदों की जो शहादत है और जो शहीदों की जो शरीर है, मृत्यु के बाद वो उनके घर पहुंचाई जाए। उसके बाद वो कल्चर आया, आर्मी हुआ। पहले ये होता था कि शहादत होती थी तो उसके बाद उनकी अस्थियाँ उनके घर वालों को पहुँचाई जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ट्रेंड को, इस चीज़ को आगे बढ़ाया और जितने भी कारगिल में शहीद हुए थे उनको उनके घर पहुंचाया गया ताकि उनके परिवार उन्हें आखिरी बार देख लें। एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों को मंसूबे में कामयाब होने जा रहा था, तो दूसरी तरफ भारत का बेटा घर से निकलकर और पाकिस्तान के सीने में गोलियां दागने को तैयार था। उस गाथा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लगातार बताया जाता है कि 60 दिन से ज़्यादा ये युद्ध चला था। लगभग 60 दिन में लगभग 1400 से 1500 हमारे जवान तो जो है वो घायल हुए। 500 से 600 जवानों ने अपनी शहादत तो दी, लेकिन उसके पीछे का एक मंसूबा ये था कि वतन पर जब भी आंच आएगी तो तुम्हारा अंजाम हस्र यही होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की समझौते को या भारत की अहिंसावादी नीतियों पे हमारी कमजोरी को समझा, वो भारत पाकिस्तान के लिए एक खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान को ये बताना पड़ा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान है, पीछे हट जाओ, वरना
आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा। अब भारत के लिए चुनौती कड़ी थी क्योंकि युद्ध अब तेजी से हो रहा था। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने, पाकिस्तान ने चोरी छिपे ऊंचाइयों पर अपनी जगह बना ली और वहां से वो फायरिंग करते रहे, जिसके बाद भारत में लगातार जान जाती रही। भारत के लोग शहादत के करीब थे। लेकिन यह ज़्यादा चलने वाला नहीं था। अंत में फिर एक मोर्चा संभाल लेती है भारत की वायुयान एयरफोर्स सेना। वायुयान सेना जैसे ही मोर्चा संभालती है, उन्होंने ये पता लगा लिया था कि दुश्मन कहाँ छुपे बैठे हैं। इसके बाद वक्त बीता, कुछ ही घंटे हुए और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी योजना बनाए बैठे थे। उन्होंने कहा था कि सैनिकों को छोड़ दो, खुला हैंड करो और तब तक गोलियां बरसाते रहो जब तक ये सरेंडर ना कर दे। और यही होता है कि अचानक भारतीय सेना ने जब युद्ध की शुरुआत की, आगाज की और जब पहाड़ियों पर गोलियां बरसाने शुरू की तो पाकिस्तान मानो थर्रा गया हो। इसके बाद दर बदर उन्हें भटकना पड़ा हो। यहाँ से बताया जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह बताया था कि लगभग 4000 जवानों की उनकी तो जानें गई थी और जानी भी चाहिए थी, क्योंकि जब पीठ में खंजर डालोगे तो अंजाम तो यही होना है। लेकिन मैं बताऊं कि 4000 लोगों की जान जाना पाकिस्तान के लिए घुटने टेकने का वक्त अब आ चुका था। अंत यही होता है कि अगली सुबह जब हम टाइगर हिल पर हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं तो वहीं पर पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता है। तो ये भारत की वो शौर्य गाथा कुछ शब्दों में थी। इसे देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर उन शहीदों को याद कीजिए। नमस्कार।